नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है जातीय जनगणना क्या राष्ट्र के हित में है या देश के नागरिकों को जाति के आधार पर बांट के देश का हित होगा, या जो लोग जातिगत बेड़ियों में जकड़े हुए हैं उनको मुक्ति मिलेगी, या देश और विभक्त हो जाएगा संकीर्ण उसमें। ये सवाल बहुत प्रमुखता से है। देश के राजनेता किस प्रकार से अपने कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए किस प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं, ये देश की जनता बखूबी से जानती है। यहाँ पूरा जो चुनावी सत्कर्म है वो ये जातीय आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे इस देश में देश के आधार पे कोई नीतियां नहीं बनती हैं, किसी को महत्वपूर्ण पद नहीं मिलते हैं उसकी प्रतिभा के आधार पे या उसकी सोच समझ और उसके आधार पे। यहाँ केवल जाति के आधार पर राजनीतिक दलों का इतना शिकंजा है, अघोषित समीकरण है और सब जानते हैं। जातिवादी, क्षेत्रवादी, संप्रदायवादी, परिवारवादी, इन खंड खंडों में बटा हुआ ये राजनीतिक दल जो कहने को भारत को मजबूत बनाने का काम करते हैं, परंतु इनके सबके निहित स्वार्थ और अघोषित एजेंडा अलग है। ये राष्ट्र को कितने क्षति पहुंचाते हैं इसकी कल्पना नहीं कर रहे। जहां पूरा संसार में इस समय रूस, चीन, इजराइल, अमेरिका और छोटे छोटे देश अपनी अस्मिता के लिए, अपने देश के वजूद को मजबूत बनाने के लिए एकजुट होकर संघर्ष कर रहे हैं। अमेरिका संसार भर की प्रतिभाओं को जो किसी भी रूप में है वो अपने देश में ले जाता है, परंतु भारत में ऐसा हो रहा है जाति के, क्षेत्र के, स्वार्थ के, निहित स्वार्थ के, संप्रदाय के आधार पर राजनीति का नहीं, पूरी व्यवस्था को पतन के गर्त में धकेलने का काम हो रहा है। इस संसार में भारत के खिलाफ कितनी चुनौतियां हैं। यहां करोड़ों घुसपैठिए घुस चुके हैं राष्ट्र पे काबिज होने के लिए। वो यहाँ पर देश के संविधान को नहीं मानते हैं, देश की संस्कृति को नहीं मानते हैं, वो अपना ही एजेंडा चला रहे हैं। यहाँ पे सशस्त्र गिरोह इतने हैं, पाकिस्तान और चीन के दहशतगर्द इतने हैं, वो राष्ट्र में अन्न तुष्टिकरण के लिए समर्पित हैं। राजनीतिक दल अपने अन्न तुष्टिकरण के लिए समाज को विभिन्न वर्गों में बांटना चाहते हैं। वो देश को एक मजबूत 47 के बाद, विभाजन के बाद, देश के आम नागरिक को एक पहचान नहीं दे पाए कि भारतीय पहचान, देश का नाम, देश की भाषा, देश का इतिहास और देश की सभ्यता, संस्कृति तक नहीं दे पाए। ये वही षड्यंत्र किया गया, इतिहास को तोड़ मरोड़ के मनोबल कम करने का जो मैकाले की यहाँ एजुकेशन व्यवस्था थी, उसी के तहत भारतीय भाषाओं को वंचित करके यहाँ केवल अंग्रेजी शिक्षा और भारतीय इतिहास को तोड़ मरोड़ करके भारतीयों को हेय और वर्गों में, जातियों में, संप्रदायों में और एक दूसरे से घृणा और संघर्ष की, राग द्वेष की
ऐसा इतिहास और ऐसा समाज का वातावरण बनाया गया और राजनेताओं ने अपने निहित स्वार्थ के लिए, दलगत स्वार्थ के लिए इसको हवा देने का काम किया। आज ये प्रसंग इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जिनकी पार्टी ने आज़ादी के आंदोलन का संघर्ष, ऐतिहासिक संघर्ष लड़ने की हुंकार भरी थी, जिनकी पार्टी ने 4-5 दशक तक हिंदुस्तान में, जिनके नाना जी से लेकर पिताजी और दादी जी इस देश के प्रधानमंत्री रहे, उनकी माता की सरपरस्ती में यहाँ 10-12 साल सरकार चली और उनकी सरपरस्ती में खुल देश के विभिन्न भागों में कांग्रेस की सरकार चली। वो किस प्रकार के बयान दे रहे हैं। आज बयान दिया मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत के लिए संबोधित करते हुए उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ये बात लिखी, मोदी जी अगर आप जाति जनगणना रोकने के बारे में सोच रहे हैं तो आप सपना देख रहे हैं, कोई शक्ति अब इसे नहीं रोक सकती। हिंदुस्तान का ऑर्डर आ चुका है, जल्द ही 90% जाति गणना का समर्थन और मांग करेंगे। ऑर्डर अभी लागू कीजिए या आप अगले प्रधानमंत्री को करते देखेंगे। अब ये उन्होंने आज कही और उसके बाद ये जो कल इतना बड़ा वहाँ पे बात कही, कहाँ पे, इलाहाबाद में, उन्होंने कहा जातिगत जनगणना सामाजिक न्याय के लिए नीतिगत ढांचा तैयार करने का आधार है। संविधान हर भारतीय को न्याय और बराबरी का अधिकार देता है, लेकिन कड़वी सच्चाई है देश की जनसंख्या 90% के लिए न तो अवसर है न ही तरक्की में उनकी भागीदारी। 90% बहुजन, दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, गरीब और सामान्य वर्ग के वो मेहनतकश मजदूर हुनर लोग हैं जिनके अवसरों से वंचित होने के कारण देश की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं पा रहा है। ये स्थिति वैसी ही है जैसे 10 सिलेंडर के इंजन में सिर्फ एक सिलेंडर चलाया जाए और नोक का प्रयोग न किया जाए। संविधान द्वारा तय लक्ष्यों को वास्तविकता से पूरी तरह से हासिल करने के लिए जाति गणना मार्गदर्शन देती है। जातिगत गणना, जनगणना से सिर्फ जनसंख्या की गिनती नहीं होती है, समाज का अक्सर भी सामने आता है। ये पता चल जाएगा कि देश के संसाधनों का वितरण कैसा है और कौन सा वर्ग जो प्रतिनिधित्व में पीछे छूट गया। जातिगत जनगणना का आधार लंबे समय पर अटके मुद्दों पर नीतियाँ बनाने में मदद करेगा। उदाहरण के लिए सटीक आंकड़े सामने आने के बाद आरक्षण 50% की सीमा रिवाइज किया जा सकता है ताकि सबको सरकारी संस्थानों में शिक्षा और उचित न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व मिल सके। जनता को अपना ऑर्डर दे दिया, देश की सामाजिक आर्थिक जनगणना करने होकर रहेगी। नरेंद्र मोदी जी जनता की बात सुनकर जाति जनगणना करवानी होगी। अगर वह खुद नहीं करेंगे तो अगले प्रधानमंत्री को करते देखेंगे। राहुल गांधी ने इलाहाबाद में, और ये जनगणना आसनी बिहार में भी ये हुआ, वहाँ की सरकार ने वहाँ की जनगणना की। जनगणना आखिरी हर 10 साल में भारत में होती है। अंग्रेजों के शासनकाल में 1881 में वायसराय ने हर 10 साल में जनगणना शुरू की। 2021 में होनी थी, इसी के तहत 16वीं, परंतु जो कोविड, यहाँ पे कोरोना महामारी के कारण ये प्रक्रिया नहीं हो पाई। जनगणना में कम से कम 2 साल लगते हैं, कई हजार करोड़, 3000 करोड़ से अधिक के पैसे खर्च होते हैं। और ऐसे
मैं अब सितंबर 2024 से भी ये जनगणना की प्रक्रिया शुरू होनी है। अंतिम आंकड़े 2026 या 27 तक आ जाएंगे। ये 16वीं जनगणना होती। अब ये भी चीज है कि देश में जनगणना क्यों जरूरी है, क्यों जनगणना के हिसाब से नीतिगत यहाँ पे आरक्षण का है कि ओबीसी के लिए इतना, एससी के लिए इतना, शेड्यूल ट्राइब के लिए इतना, जनरल के लिए इतना, महिलाओं के लिए इतना। तो ये और 2021 में, और इसके लिए यहाँ जातिगत नहीं होती, केवल एससी एसटी का होता था। एक्ट में संशोधन करना, मैंने जातियों की गिनती करने के लिए एक्ट में संशोधन करना पड़ा है। संशोधन भी कर लो अगर इसमें कोई इजाफा है। तो जनगणना एक्ट 1948 में एससी एसटी का प्रावधान है, और ओबीसी की गणना इसमें 2011 में जनगणना के अनुसार 23 मार्च 2023 तक 1270 अनुसूचित जाति और 748 अनुसूचित जनजाति की जातियां हैं। 2011 के अनुसार 16.6% अनुसूचित जाति की आबादी है, और एसटी की आबादी 8.6% थी। ये आंकड़े हैं। अब इसका एक ये हिसाब भी ये है कि यहाँ 2026 तक, उसके बाद परिसीमन होना, विधानसभा का परिसीमन होना, संसद सीटों का परिसीमन होना, महिला पुरुष और इनका समझ, इसके लिए जनगणना जरूरी। अब जातिगत जनगणना जो होगी, ये इतना कोहराम मचा रखा है, जातिगत जनगणना करिए उससे जातिगत जनगणना। अब जो जनगणना होती है उसमें एक कॉलम और आ जाएगा, वो पता चल जाएगा। परंतु ये जाति के आधार पर देश को संकीर्णता बढ़ाना, कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात करना, और दूसरी तरफ कहते हैं कि यहाँ प्रतिभाओं का सम्मान नहीं होता है, ये अलग अलग चीज है। तो इस पर मायावती ने, भारतीय जनता पार्टी ने कटाक्ष तो किया ही। मायावती ने, बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि केंद्र में 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आने से पहले कांग्रेस ने अपनी सरकार में राष्ट्रीय जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई, राहुल गांधी से मांगी। अब इसकी बात कर रहे हैं, जवाब दे। उन्होंने ये कहा कि ये जातीय जनगणना आपने क्यों नहीं कराई। दूसरी बात ये है, राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं, या बिहार में ये हुआ, नीतीश कुमार जी कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं, द्रविड़ वाले कह रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा पेज अगर जातीय जनगणना होगी तो केवल हिंदुओं की नहीं होगी, मुस्लिमों की भी होगी, कि आप मुस्लिम में किस वर्ग से हो, कुरैशी हो, जुलाहे हो, किस कौन कौन सी जातियां हैं। ये जो सामान्य शिया सुन्नी अहमदी ये लोग फिरका अलग है, परंतु जातियां कहां से बड़ी है, क्या है, क्योंकि वो भारतीय समाज से ही गए। उन्होंने केवल तलवार के बल से या प्रलोभन से या जो भी चीजों से वो धर्मांतरण किया, उसके बावजूद उनका पेशा वही रहा। तो वो किस जाति के? जब आप इस्लाम के लोगों के बारे में जातीय जनगणना करना शुरू कर देंगे तो इस्लाम एकजुट होकर कहेगा, सारे लोग, कि हम इस्लाम में जाति नहीं मानते। क्योंकि अभी ये जो आया, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया,
उसमें ये कहा गया है कि जो जिन जातियों ने SC ST और इन उसमें जिन जातियों ने क्रीमी लेयर, जिन लोगों ने इस का लाभ ज्यादा ले लिया, उनको इनसे अलग करके जो वंचित हैं उनको इसको बढ़ाया जाए। तो बहुत बड़ा विरोध हुआ, भारत सरकार को वापस लेना पड़ा। तो यही चीज है, ये अपने ही जाल में फंसाएंगे। राहुल गांधी जी ये कहें कि मुस्लिम भी अपनी जातियों की जनगणना करेंगे, मुस्लिम समाज भी, कौन किस समाज में कितना आगे कितना पीछे, ये होने दो, जनगणना होनी जाए। परंतु हमारा लक्ष्य ये रहना चाहिए कि हम केवल आरक्षण के लिए, सत्ता हथियाने के लिए इसको अपना हथियार न बनाए। देश की सामाजिक ताना माने को अगर बुद्ध ने यहां दर्शन दिए, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पिछड़ों को आगे बढ़ाने का काम किया, तो वो तो उस जाति के नहीं थे। बुद्ध भी उस जाति के नहीं थे। रामचंद्र जी ने पृथ्वी से ये सारे असुरों का नाश किया, कृष्ण भगवान ने किया। तो ये तमाम चीजें हैं। केवल जाति के आधार पर राजनीतिक दलों ने जो सड़ी गली राजनीति कर रखी है, बड़े शर्म आती है। प्रधानमंत्री भी कहते हैं मैं पिछड़ा हूं। अरे आप हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं। जब तक प्रत्येक नागरिक 47 के बाद होना चाहिए था कि जाति के विभक्त में बांटने के बजाय इस देश के हर नागरिक को भारतीय बनाने का काम होना चाहिए। जाति संप्रदाय के दलदल से निकालने कर इस देश में केवल भारतीय बनाने का बजाय बिना भेदभाव के जो पिछड़े हैं, जो वंचित हैं, उनको आगे दो। देश के हर बच्चे को शिक्षा और चिकित्सा, रोजगार का अवसर मिलना चाहिए। ये ठेकेदारी प्रथाएं देश में कहीं नहीं, और ये वेतन का इतना असंगत कि बड़े पदों पे 10 गुना 20 गुना बेहतर मिल रहा है, आम आदमी को असंगठित क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी तक नहीं मिल रही। सरकारी के उसमें जो ठेके पे रखे गए हैं उनको और जो पक्के हैं उनको कितना अंतर है। ये शोषण सरकार कर रही है। जबकि न्यूनतम वेतन जितना भी है, न्यूनतम आशाएं जितने बच्चों की पूरी की जाती उतनी। और राहुल गांधी ये कह रहे हैं, तो राहुल गांधी को जितने भी प्रदेशों में उनकी सरकार है, पहले उन प्रदेशों में इन योजनाओं को अपने संगठन में, पदों में, टिकटों में ये तो करके दिखाइए। आप केवल बोलते हैं। आप माफी मांगिए राष्ट्र से कि आपके पूर्वजों ने इस देश में इस प्रकार का गणना नहीं की, ये व्यवस्थाएं नहीं रखी जो आज ये व्यवस्था दिखाई दे रही है। और इसी चक्कर में मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री भी ये कहने बैठ गए मैं पिछड़ा हूं, वो अगड़ा है कोई, ये अपमान पिछड़ों का है। अरे ये राष्ट्र के हैं आप पिछड़े नहीं हैं, अगड़े नहीं हैं, इस जाति के नहीं, उस आप भारतीय बनो। और ये फराद का ये बांटना, शिक्षा अनिवार्य देश की संपत्ति है। ये खाना जबरदस्ती राशन 5 किलो ये बंद करिए। कल्याणकारी योजनाएं दूरगामी राष्ट्र को मजबूत बनाना है। चीन से लेकर पाकिस्तान और 47 ये इतना जो मुल्क खड़े हैं, कम से कम इजराइल की लड़ाई से, अरब की लड़ाई से सीख लीजिए। राष्ट्र ये इस प्रकार की योजनाएं जो अग्निवीर बनाने की नहीं, देश की सेना को मजबूत करिए
तभी राष्ट्र मजबूत होगा, नहीं तो घुसपैठियां और ये जातिवादी और सर्ववादी अंध तुष्टिकरण की में लिप्त राजनेता सत्ता के लिए इस देश का बंदर बांट कर लेंगे। इन्हीं आशाओं और विश्वास के साथ मुझे पूरा विश्वास है राष्ट्र एक दिन अपनी पहचान के लिए इन राजनेताओं को धिक्कारेगा जिन्होंने देश की 140 करोड़ से अधिक जनसंख्या को उसकी पहचान, उसके नाम, उसके इतिहास, उसकी व्यवस्था से वंचित कर रखा है और गुलामी की बेड़ियों में बंधकर जो अंग्रेज करते हैं, इतने वर्गों में बांट देते हैं, इतने क्षेत्रों में बांट देते हैं, संप्रदाय में बांट देते हैं, उससे देश में एक दूसरे से घृणा ही होगी, राग द्वेष फैलेगा। इस देश में विकास की राजनीति होनी चाहिए, आगे बढ़ने की राजनीति, भारत को आगे बढ़ना है। ये अंध तुष्टिकरण से लेकर ये सत्ता लोलुपता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और नफरत की ये राजनीति, भारतीय संस्कृति को आत्मसात करना सीखो। अगर भारत में जब 1947 में तमाम कट्टरपंथियों ने भारत को छोड़कर पाकिस्तान मांग लिया था, उसके बाद जो भारत में रहे उनको भारतीय संस्कृति को आत्मसात करके, क्योंकि भारतीय संस्कृति सबको साथ में लेकर सबको अवसर देने का काम करती। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ देश अपनी संस्कृति और अपनी भाषा, अपनी पहचान, देश के लोगों को जाति और क्षेत्र, संप्रदाय, नफरत की दलदल से उठाकर भारतीयता की श्रेष्ठता में पहुंचाने का काम करें, तभी देश का कल्याण होगा। जय हिंद, जय भारत।